स्वागत है मेरे YouTube चैनल नवदीप स्टडी सेंटर में। ये व्याकरण की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा और दूसरी क्लासों में हम लोगों ने उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा कि मुख के किस भाग से किन वर्णों का उच्चारण होता है। और आज ये तीसरी क्लास है हिंदी व्याकरण की। इसमें हम लोगों ने इसमें हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में कि शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शब्द होते क्या हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है कि कॉपी फेयर बना लिए उसको रट रहे हैं अच्छा से। आज के समय में जो है एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने लगे हैं, सारे एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। तो लाइन बाय लाइन जो आप रटते हैं ये काम नहीं देगा। तो समझना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक हिंदी व्याकरण के अवेलेबल हैं। तो वहाँ से अगर रटना रहता तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते थे। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ने के लिए आए हैं तो सबसे मुख्य जो ज़रूरी बात है वो है ये है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझें, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शब्द होते क्या हैं, यानी कि शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द। यानी कि इसको हम सबसे पहले समझेंगे कि भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है, यानी कि कोई जो भाषा है वह वाक्यों के मेल से बना होता है। एक एक वाक्य को जोड़ करके एक भाषा का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक वाक्य है राम आम खाता है, तो यह एक वाक्य हो गया कि राम आम खाता है। अब हम कोई भाषा का निर्माण करेंगे, मान लीजिए कि हम कहें इसके आगे कि राम आम खाता है, राम घर जाता है, तो उसके ये जो भाषा बन रहा है ये एक एक वाक्य को जोड़ करके बन रहा है। तो वाक्यों के मेल से जो है भाषा का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि भाषा जो है छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके बनता है। तो तो भाषा की छोटी इकाई हो गया वाक्य। अब है वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है, यानी कि वाक्य जो है एक वाक्य वो शब्दों के मेल से बना है, यानी कि एक एक शब्द को जोड़ करके वाक्य बना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने देखा कि राम आम खाता है, तो यहाँ पे राम एक शब्द है, आम एक शब्द है, खाता एक शब्द है और है एक शब्द है। तो राम आम खाता है ये जो एक वाक्य हो गया, ये वाक्य छोटे छोटे शब्दों के मेल से बना है। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनता है और वाक्यों के मेल से भाषा का निर्माण होता है। अब आगे एक बात और यहाँ पे नहीं लिखा है कि एक शब्द जो है वो वर्णों के मेल से, यानी कि अक्षरों के मेल से जो है शब्द बनते हैं। मान लीजिए कि राम एक शब्द है, रा और म, राम। तो राम जो शब्द है वो दो वर्णों के मेल से बना है, कह सकते हैं कि दो अक्षरों के मेल से बना है, रा और म, राम, तब जाके बना राम। यानी कि दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से जो है शब्द का निर्माण होता है। और कई सारे शब्द मिल करके, 2 3 4 ऐसे शब्द मिल करके एक वाक्य का निर्माण होता है। और कई वाक्यों के मेल से एक भाषा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द के वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्य के मेल से भाषा बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाषा जो है वाक्य की छोटी इकाई है, न्यूनतम इकाई है, और वाक्य जो है उस शब्द की छोटी इकाई है। और यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं शब्द जो है वो वर्ण जो है उस शब्द की छोटी इकाई है। आगे देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। यानी कि वर्ण या अक्षर, यानी कि कोई अक्षर का ऐसा समूह जिसका अर्थ होना चाहिए। मान लीजिए कि एक शब्द हम यहाँ पे पहले से लिखे हैं राम, तो राम जो शब्द है वो दो अक्षर के मेल से बना है। तो यही तो कह रहा है कि दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से जो शब्द बनता है उसी को शब्द कहते हैं। लेकिन उस यहाँ पे एक और वाक्य आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि
अर्थ देने वाला शब्द, यानी कि अगर राम शब्द है तो इसका अर्थ आना चाहिए। मान लीजिए कि दो गो अक्षर हम मिला दिए, इसी का उल्टा कर दिए म, रुक जाइए, ये नहीं। मान लीजिए कि एक शब्द है अब, अ और ब, अब एक शब्द है। अब आप देखिए कि अब जो शब्द है इसका तो अर्थ हुआ कि अ और ब, अब मतलब अभी। लेकिन कहीं हम अक्षरों का उल्टा पलटा अक्षरों का शब्द बना दिए, जैसे ब और अ मिला दिए, ब और अ, तो ये भी तो दो अक्षरों का मेल है, ये भी तो अक्षरों का मेल है, लेकिन क्या ये शब्द है? तो नहीं, ये शब्द नहीं है। तो क्यों नहीं शब्द है? जब ये दो अक्षर का मेल है तो ये शब्द क्यों नहीं है? तो ये शब्द इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। ब और अ का क्या अर्थ हुआ? ब, इसका क्या अर्थ हुआ? कोई अर्थ नहीं है। अ और ब के का तो अर्थ है कि अब हुआ, अब मतलब अभी। तो वैसे अक्षरों का मेल समूह जिसका कोई अर्थ नहीं हो वो शब्द नहीं है। शब्द वो है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, उसको हम लोग कहेंगे शब्द। तो मान लीजिए कि ह और ल, ह और ल, हल, हल जो शब्द है इसका अर्थ है ना। लेकिन यहीं पर हम अगर ल और ह कह दें, यानी कि ल और ह कह दें, यहीं पे हम हल को ल और ह कह दें, ल और ह, तो बताइए इस ल और ह का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। तो ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। वो मतलब शब्द उसे कहते हैं जिसका अर्थ होना चाहिए, तो उसको हम लोग शब्द कहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग शब्द को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कौन शब्द है और कौन शब्द नहीं है। अगर इसका डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि अक्षरों का वैसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, कुछ ना कुछ अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। अब आते हैं शब्द के बारे में कुछ और जानते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि शब्द के कितने प्रकार हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी कि शब्द जो है वो दो प्रकार के हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द यानी कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, यानी कि अब हम जानेंगे सबसे पहले कि सार्थक शब्द क्या होते हैं और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द सबसे पहले जानेंगे कि सार्थक शब्द कहते किसको हैं। तो जानिए, सार्थक शब्द जिस शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, यानी कि वैसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता हो उसको हम लोग कहेंगे सार्थक शब्द। अब मान लीजिए जैसे कि जैसे में यहाँ पर दिया हुआ है मंदिर, तो मान लीजिए ये मंदिर शब्द जो है इसका अर्थ है कि हाँ, जहाँ पर हिंदू लोग पूजा करने जाते हैं, अपनी अर्चना आराधना करने जाते हैं, उसी को मंदिर कहते हैं। जहाँ पर देवताओं का वास होता है, वो देवताओं के घर होता है, उसको मंदिर कहते हैं। ये पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं बुक से, ये पुस्तक है, इस सब का अर्थ है। लेकिन यहीं पे हम मान लीजिए कुछ ऐसे शब्द बना दिए जिसका कोई मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे कि कुछ ऐसे सब मान लीजिए कि क स और ब ह ऐसे करके कुछ बना दिए, क स ब ह कुछ हो, तो इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। तो जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है वो शब्द ही नहीं है। तो सार्थक शब्द हुए, निरर्थक शब्द हो गया जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। कुछ ऐसे शब्द है ना जिसको हम लोग उपयोग करते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं होता है। जैसे कि गांव घर में देखते होंगे, सुनते होंगे कि कुछ आदमी जो बोलते हैं कि बहुत तू बक बक बोल रहा है। तो यहाँ पे जो बक बक है, ब और क, बक बक, इसका क्या अर्थ है बक बक का? इसको हिंदी भाषा में कहेंगे कि तुम अधिक बोल रहे हो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। लेकिन क्या क्या कहते हैं कि तू बहुत बकबक बोल रहे हो। तो ये बकबक जो हम शब्द बोले तो ये तो आ गया शब्द में, लेकिन क्या ये सार्थक शब्द है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये हो गया निरार्थक शब्द। तो ऐसा ही शब्द जो भाषा में प्रयोग किया जाते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसको कहते हैं ये हो गया निरार्थक शब्द। तो जिसका कोई अर्थ होते हैं जो शब्द का, उसी को कहते हैं सार्थक शब्द। अब हम लोग आगे देखते हैं कि निरार्थक शब्द के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है
निरर्थक शब्द, यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और जिनका प्रयोग स्थान विशेष से पर बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि हम अभी आपको बताएं कि स्थानीय बोल भाषा बोल में कह देते हैं, जैसे कि फटाफट, यानी कि कोई काम जो है फटाफट कर लो, तो फटाफट जो है ये हिंदी की शब्द है ही नहीं, बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं फटाफट, तो ये निरर्थक शब्द हो गए। तो इस प्रकार हम लोगों ने सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द को देखा। ये तो थे शब्द के भेद। अब देखिए शब्द के कई प्रकार से जो है शब्द को खंडित किया गया है, उसके भेदों को में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि शब्द की जो उत्पत्ति होती है उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो शब्द के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द के प्रकार बने हैं, उसमें पहला प्रकार है तत्सम शब्द, यानी कि तत्सम शब्द। उसके बाद है तद्भव शब्द, उसके बाद है देशज शब्द, और चौथा और लास्ट है विदेशज शब्द। यानी कि ये 4 जो हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये शब्द के प्रकार हैं। अब हम लोग बारी बारी से ये सभी शब्द के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द को, कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में जानें। तत्सम शब्द, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, लिखा है, हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिसका कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है तत्सम कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिया गया हो, एकदम जैसा शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है वैसा ही शब्द हिंदी में भी प्रयोग होता है, और उसके उच्चारण में, उसको बोलते हैं जो उच्चारण करते हैं उसके उच्चारण में कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। सेम टू सेम हिंदी में भी उच्चारण होता है और सेम टू सेम संस्कृत में भी उच्चारण होता है, इसी को कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मयूर। मयूर शब्द जो है उसका हिंदी में भी और संस्कृत में भी उपयोग होता है। नयन, उसके बाद है अमूल्य, उसके बाद है वानर। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे तत्सम शब्द। अब चलते हैं इसके दूसरी प्रकार तद्भव शब्द की तरफ। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर आपकी लगता होगा कि आपकी पढ़ाई में अच्छी हेल्प मिल रही है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले आगे की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ ले सके और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सके। चलिए अब चलते हैं हम इसके दूसरी प्रकार तद्भव शब्द की तरफ। सबसे पहले इसको जानेंगे कि तद्भव शब्द कहते किसको हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है तद्भव शब्द के बारे में कि तत्सम शब्द में समय और परिवर्तन के कारण समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि जो तत्सम शब्द है, जो संस्कृत भाषा से लिया हुआ जो हिंदी में शब्द है उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। तो जो तत्सम शब्द है उस शब्द में समय और परिस्थिति के साथ जो बदलाव किया गया है और बदलाव करके पुनः उसका प्रयोग किया गया है हमारे हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में, तो उसी को कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे आप देखिए कि आग जो है वो तत्सम शब्द से ही लिया गया है, लेकिन उसका जो है समय के साथ इसके अर्थ में वाक्य में बदलाव हुए हैं। उसके बाद है मोर, बंदर, चांद, ये सब शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं तीसरे प्रकार देशज शब्द की तरफ। पहले जानेंगे कि देशज शब्द किसको कहते हैं, इसके बारे में उदाहरण के साथ। तो देखिए जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उसे देशज शब्द कहते हैं।
यानी कि ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश की भाषा से हुई है उसको कहते हैं देशज। जैसे कि यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, लोटा। लोटा शब्द का प्रयोग विदेशों में नहीं होता है, हमारे देश में होता है लोटा, बहुत गर्व की बात है। तो ये जो लोटा है वो देशज शब्द है। उसके बाद दुआ, ये जो दुआ शब्द है ये भी हमारे देश में देश की शब्द है। ये लोटा को अंग्रेजी में वाटर पोट कहते हैं, तो ये लोटा शब्द। थोथा, इस प्रकार के जो शब्द हैं हमारे, इस प्रकार के जितने शब्द हो गए ये सारे शब्द हमारे देश में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इस शब्द को देशज शब्द कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि विदेशज शब्द किसे कहते हैं और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं, यानी कि वैसा शब्द जिसका प्रयोग हम करते हैं लेकिन वो दूसरी देशों के शब्द हैं, हमारे देश के शब्द नहीं है, उसी को विदेशज शब्द कहते हैं। वैसा विदेशी शब्द जिसका प्रयोग हम अपने देश में करते हैं हिंदी भाषा के रूप में, वैसे शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। तो देखिए जैसे में लिखा है आलमीरा, आलमीरा जो है वो हमारे देश का शब्द नहीं है। उसके बाद अगर हम कहें आलपीन, जो जब हम साड़ी पहनते हैं तो उसका उपयोग करते हैं, आलपीन जो होते हैं, तो वो भी हमारे देश का शब्द नहीं है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो फारसी या उर्दू से लिया गया है, अरब साइड के लैंग्वेज से, तो ऐसे शब्द जो हैं हिंदी के शब्द नहीं है, हमारे देश के शब्द नहीं है, तो उसी को कहते हैं विदेशज शब्द। हम आशा करते हैं कि आप ये चारों प्रकार को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि कुछ तत्सम व तद्भव शब्द, यानी कि कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिसका तत्सम और उसका तद्भव जो है मतलब क्या है। यानी कि पहले जो था तत्सम शब्द ये था अगम, और बाद में समय के साथ तद्भव शब्द उसी को कहते हैं जो समय के साथ तत्सम में जो परिवर्तन होते हैं उसी को कहते हैं तद्भव। हम लोग ने अभी जस्ट पहले डिफिनीशन में देखा है। तो पहले जो है अगम का प्रयोग होता है, लेकिन समय के साथ बदलाव करके आगम में हो जाता है, अब आगम में का प्रयोग होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनमोल, यानी कि जिसका कोई मूल्य नहीं हो, अनमोल, या इसी का अब प्रयोग होता है अमूल्य। अमूल्य का भी अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य नहीं हो, मतलब अर्थ सेम है लेकिन उसका शब्द जो है थोड़ा सा समय के साथ बदलाव हो गया है, उसी को क्या कहते हैं तद्भव। हम आशा करते हैं कि अब आप अच्छे से समझ गए हैं तद्भव और तत्सम में अंतर। जैसे कि पहले के समय में प्रयोग होता था संस्कृत में आग, और अब इसका जो है तत्सम शब्द हो गया आग, इसका जो है तद्भव शब्द हो गया अग्नि। उसके बाद तत्सम शब्द है आम, तद्भव शब्द है अम्र, आम्र। उसके बाद फिर से देखिए तत्सम में है नाक और तद्भव में है नासिका, यानी कि जो नाक था उसको तद्भव में नासिका कहा जाता है। उसका ब्याह, यानी कि विवाह को जो है अब विवाह कहा जाता है। भाप, भाप को अब वाष्प कहा जाता है, वाष्प को कहीं कहीं भाप भी कहा गया, यानी कि तत्सम शब्द हो गया भाप और तद्भव शब्द हो गया वाष्प। उसके बाद भाई, भाई को जो है भ्राता कहा गया, भ्राता अभी। तो इस प्रकार कुछ जो है तत्सम का तद्भव रूप हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं आगे। आगे आप देख सकते हैं कि फिर से कहता है कि रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के, यानी कि शब्दों के जो रचना होते हैं, यानी कि नए नए जो शब्द बनते हैं उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो शब्द के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है रूढ़ शब्द, दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द और तीसरा प्रकार है रूढ़ यौगिक शब्द। हम लोगों ने इसी तरह पूरे हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक एक टॉपिक को, जैसे कि आज हम शब्द पढ़ रहे हैं तो इसी तरह शब्द के जितने प्रकार होते हैं सभी चीज़ों को कवर करेंगे एकदम उदाहरण के साथ अच्छे से समझ के। तो वीडियो पे बने रहिए और अपने हिंदी व्याकरण को बहुत ही अच्छा बनाइए, ताकि क्लास 10th तक तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप अगर क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th के बीच के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए
यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और क्लास 10th के बाद भी अगर आप हिंदी का विषय रखते हैं अपनी पढ़ाई में, तो हिंदी व्याकरण से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो 100% हिंदी व्याकरण बदलते नहीं हैं, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। इसीलिए आप वीडियो पे बने रहिए। आगे देखिए, आगे है कि रचना के आधार पर जो है शब्द के 3 प्रकार है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि रचना की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं, 4 को ऑप्शन दे देगा, 2, 3, 5, 7। तो अगर आप समझे रहिएगा अच्छे तरह से तो बना पाइएगा, वरना नहीं बना पाइएगा। तो इसीलिए समझना सबसे जरूरी है। और आप एक फेयर इसका कर सकते हैं, एक कॉपी बनाइए अच्छा से डबल पेन का यूज करके, ब्लू और ब्लैक, और बहुत बेहतरीन रखिए और रिवीजन के तौर पर उसको बार बार पढ़िए। और समझे हैं ही तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। और 2 सप्ताह 3 सप्ताह पे एक बार वीडियो को देख लिया कीजिए, तो आपका हिंदी व्याकरण धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रचना की दृष्टि से शब्द के जो 3 प्रकार हैं उसको बारी बारी से अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रकार जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है रूढ़ शब्द, यानी कि रूढ़। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो शब्द है रूढ़ शब्द, ये किसे कहते हैं, ये होते क्या हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि जिसका कोई भी खंड सार्थक न हो, जो यानी कि 1 मिनट, और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है लोटा, इसको अगर हम खंडित करें, लो को अलग करें और टा को अलग करें, बताइए कि इसका क्या अर्थ निकला अलग अलग करके? कोई अर्थ नहीं। यानी कि ऐसे शब्द जिसको अगर हम खंडित करते हैं, 2 भाग 3 भाग में बांटते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं बच जाता है, ऐसे शब्द को कहते हैं रूढ़ शब्द। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे शब्द जिसको खंडित करने पर उसका कोई अर्थ न बचे, उसको कहेंगे रूढ़ शब्द। मान लीजिए कि यहाँ पे एक शब्द नीचे दिया है विद्यालय। विद्यालय का जब अलग करते हैं तो विद्या अलग होता है, आलय अलग होता है, और दोनों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। विद्या का अलग अर्थ निकलता है कि विद्या मतलब जो विद्या हम लोग ग्रहण करते हैं, कुछ सीखते हैं, और आलय मतलब होता है आवास। यानी कि अगर मान लीजिए हम कहें विश्रामालय, तो मतलब विश्राम करने वाला, रेस्ट करने वाला जो घर है उसी को विश्रामालय कहते हैं। विद्यालय जहाँ विद्या ग्रहण करते हैं वैसे घर को विद्यालय कहते हैं। तो इसका देखिए विद्यालय एक शब्द है, इसको खंडित करने पर, अलग करने पर दोनों का अर्थ निकलता है, विद्या का भी अर्थ निकलता है और आलय का भी अर्थ निकलता है। जबकि अगर हम लोटा के शब्द को अलग करें तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे ही वैसा शब्द जिसको खंडित करने पे कोई अर्थ न निकले, उसी शब्द को कहते हैं रूढ़ शब्द। हम आशा करते हैं कि आप रूढ़ शब्द को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आगे अगर रूढ़ शब्द आएगा, उसको कोई भी शब्द आए उसको खंडित कीजिए, अगर दोनों खंडों का कोई अर्थ नहीं निकले तो एक बार में समझ आए कि यही शब्द रूढ़ शब्द है। अगर कोई अर्थ निकले तो उसके लिए आगे पढ़ेंगे। अभी तो रूढ़ शब्द आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रकार, इसका यौगिक शब्द। तो देखिए यौगिक शब्द यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, यौगिक उन शब्द को कहते हैं जिससे के खंडित सार्थक होते हैं। यानी कि जिसको हम खंडित करने पे जो सार्थक शब्द का अर्थ देता हो, दोनों खंड का अर्थ निकलता हो, वैसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे विद्यालय। अभी हम लोगों ने समझा कि विद्यालय के दोनों भाग को, जब विद्या को अलग और आलय को अलग करते हैं तो दोनों का अर्थ निकलता है। इसीलिए विद्यालय एक जो है सार्थक शब्द है, और सार्थक होने के कारण ये क्या है, यौगिक है, यौगिक शब्द। आगे देखिए जैसे कि दिया हुआ है दया सागर, यानी कि दया सागर, दया की सागर। तो दया को अलग करते हैं और सागर को अलग करते हैं, दोनों का अर्थ निकल, सागर जहाँ पर मतलब अंत जिसका नहीं हो, सागर हो गए। और दया, दया मतलब जान ही रहे कि दया दिखाना, दया, तो दया सागर, दया का भी अर्थ है, सागर का भी अर्थ है, दोनों को मिला करके बनाए दया सागर, इसका भी एक अर्थ है। तो वैसा शब्द जिसको खंडित करने पे दोनों खंडों का अर्थ हो, उसी को कहते हैं यौगिक। और वैसा शब्द जिसको खंडित करने पे उसका कोई अर्थ नहीं हो, वैसे को कहते हैं रूढ़ शब्द। तो आप अभी तो इसका दो प्रकार समझ गए, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द समझ गए। अब लास्ट समझते हैं योग रूढ़। समझते हैं कि योग रूढ़ जो है वो क्या होते हैं। तो देखिए योग रूढ़ के बारे में, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर
सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो उसका सामान्य अर्थ है उसको छोड़ करके एक नए अर्थ का बोध कराते हैं, एक नए अर्थ देते हैं, वैसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए पंकज, आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा कि कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो पंकज है। तो देखिए पंकज का जो अर्थ है पंख और जौ के मेल से बना है। पंख का अलग अर्थ है और जौ तो अपने आप में वर्ण है, तो ये दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है इसका एक अलग अर्थ है कमल। तो इसी ऐसे ही शब्द जिसका जो है उसका अर्थ जो है अलग अलग अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके, पंख और जौ के मेल से जो बना है पंकज, तो इसके जो अपने सामान्य अर्थ है इसको छोड़ करके एक नया अर्थ देता है, ऐसे ही शब्द को कहते हैं योग रूढ़ शब्द। हम आशा करते हैं कि आप ये टॉपिक को बहुत अच्छा से समझे होंगे। आज ये शब्द था, शब्द को हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा। ये हिंदी व्याकरण की तीसरी क्लास थी और आगे भी क्लास आएंगे। तो आप फिर से एक बार कहते हैं कि अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो आप लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।